अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टडी करेंगे सेक्शन 337। चैप्टर है हमारा 16 और कोड है पाकिस्तान पेनल कोड 1860। अपने लास्ट वीडियो में मैंने हर्ट जो है 332 हर्ट को मैंने कवर किया था अप टू 337 पी तक, और उसके बाद मैंने ये कहा था कि अगर आप लोगों को मज़ीद डिटेल में इसको स्टडी करना है और इसके बाकी जितने भी सब सेक्शंस हैं उनको स्टडी करना है तो आप इनको कीजिएगा, और जो समझ में ना आए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर एक वीडियो बना लूँगी। लेकिन जब हमारा अपना जुडिशरी का एग्ज़ामिनेशन हो रहा था तो ये जो क्वेश्चंस थे हमें इनकी बहुत ज़्यादा उस वक्त ज़रूरत थी, और इस पर कोई भी एक भी वीडियो जो है रिकॉर्डेड अवेलेबल नहीं थी यूट्यूब पे। तो मेरा भी यही था कि क्योंकि मे बी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ना हो तो हम इसकी वीडियो रिकॉर्ड नहीं करेंगे और हम आगे चलेंगे। लेकिन क्योंकि हम ये जो है प्रोसेस इससे गुज़र चुके हैं, ये फेस कर चुके हैं, तो मुझे ये फ़ील हुआ कि नहीं, मुझे इस पर एक वीडियो बनानी चाहिए। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो कैंडिडेट्स हैं उनको ये पता नहीं होता कि इस टाइप का सेक्शन या सब सेक्शन भी पीपीसी के अंदर मौजूद है। तो हम जो है ये ऑल्दो के लॉ गेट के लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जुडिशरी के लिए बहुत से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जुडिशरी के लिए मैं चंद आपको टिप्स बताती चलूँ यहाँ पे कि हमारे जो 4 मेन जो हैं हमारे मेजर एक्ट्स हैं, जैसे कि पीपीसी है, सीपीसी है, सीआरपीसी है एंड क्यूएसओ है, इनका वर्ड टू वर्ड आपको पढ़ना जुडिशरी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। स्क्रीनिंग के लिए आपको इनकी एक्सप्लेनेशन भी पढ़नी होगी, आपको इनकी इलस्ट्रेशन भी पढ़नी होगी, और इसके अलावा आपको इनके सब सेक्शन भी लाजमी स्टडी करने होंगे, तभी आप अपना स्क्रीनिंग जो है वो निकाल पाएंगे। और सिमिलरली आपको फिर जो है अपने इंटरव्यू के लिए भी इनकी इलस्ट्रेशन, एक्सप्लेनेशन और सब सेक्शन सबको स्टडी करना होगा। तो चलिए अब अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि आई थिंक कि मैंने आपको टिप्स जो है इसके हवाले से बता दी हैं। बाकी हम अपनी जितनी भी जुडिशरी के हवाले से टिप्स हैं इनको इंशाल्लाह वीडियो टू वीडियो मैं आपको जितना मुझे जो है आएगा उससे रेलिवेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताती जाऊंगी। तो अभी हम स्टडी करेंगे 337 क्यू, अर्श फॉर सिंगल ऑर्गन। हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन सिंगल में आते हैं, जैसे कि हमारा नोज़ है, हमारी टंग है, इसके अलावा भी जितने ऑर्गन्स हमारी बॉडी में सिंगल हैं, एक है, यानी कि उसके लिए अर्श कितना होगा वो इसमें बताया गया है कि उसका जो अर्श होगा वो इक्विवेलेंट होगा वैल्यू ऑफ दियत के। द अर्श फॉर द कॉजिंग इख्तिलाफ ऑफ एन ऑर्गन विच इज़ फाउंड सिंगली इन अ ह्यूमन बॉडी शेल बी इक्विवेलेंट टू वैल्यू ऑफ दियत, यानी कि जितनी दियत होगी उस एक ऑर्गन के लिए वो कंप्लीट दियत की जो वैल्यू है 30,630 ग्राम्स। ठीक है। इसके अलावा जो है फिर ये लिखा है कि हमारे बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स पेयर में हैं उनके लिए क्या होगा। अर्श फॉर ऑर्गन इन पेयर्स, ये 337 आर द अर्श फॉर ऑर्गन इतलाफ ऑफ ऑर्गन्स फाउंड इन ह्यूमन बॉडी इन पेयर्स शेल बी इक्विवेलेंट टू द वैल्यू ऑफ दियत, एंड इफ इतलाफ इज कॉज टू वन ऑफ सच ऑर्गन्स द अमाउंट ऑफ अर्श शेल बी 1/2 ऑफ द दियत। अर्श मैंने आपको बताया था अपनी लास्ट वीडियो में कि अर्श जो है वो हमेशा दियत की परसेंटेज से निकाला जाता है, यानी कि अगर किसी को आपने अर्श पे करना है, अर्श जो था वो ज़्यादातर हम उस किस्म के हर्ट्स में पे करते हैं जिनका नेचर जो है वो थोड़ा सा सीरियस होता है। कुछ ऐसे हर्ट्स हैं जिनका जो नेचर है वो सीरियस है, तो उसमें हम करते हैं अर्श पे, और जो थोड़े से लेस सीवियर हैं नेचर में उनमें हम जो पे करते हैं वो करते हैं दमन। अर्श हमेशा दियत की परसेंटेज से निकलता है, 5%, 10%, 15% इन ऑनवर्ड्स, या 1/3, 1.5, इस तरह से हम जो है अर्श अपना निकालते हैं। अच्छा, हम इसमें स्टडी कर रहे थे कि जो पेयर्स में ऑर्गन है उनका जो अर्श है वो किस तरह होगा। पेयर में जो हमारे ऑर्गन्स हैं उसमें शामिल हैं हैंड्स, फीट, आइज़, लिप्स। ठीक है। इनका जो अर्श होगा वो भी कंप्लीट दियत होगी, कंप्लीट वैल्यू जो है वो दियत का। लेकिन इफ़ सपोज़ कि अगर आपका एक हाथ जो है वो है और एक आपका हाथ मिसिंग है, टूट चुका है, नहीं है, कटा हुआ है पहले से, तो जो आपका एक हाथ है अगर उसको भी नुकसान पहुंचता है तो क्योंकि आपके पास अभी हाथ ही एक है, ठीक है, उसको अगर नुकसान पहुंचता है तो फिर कंप्लीट वैल्यू आपको दियत की पे होगी। ये प्रोवाइडेड दैट में लिखा हुआ है, आप ये इसको एक दफ़ा ख़ुद से रीडिंग कीजिएगा। ठीक है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे सेक्शन 337 अर्श फॉर द ऑर्गन्स। अच्छा, ऐसे ऑर्गन्स जो कि आपके पास जो है वो
सेट में आते हैं, सेट ऑफ 4, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि द अर्श फॉर कॉजिंग इत्तिलाफ ऑफ ऑर्गन्स फाउंड इन ह्यूमन बॉडी इन अ सेट ऑफ 4 शैल बी इक्वल टू 1/4 ऑफ दियत। ऐसे ऑर्गन्स जो कि आपकी बॉडी में 4 के पेयर में आते हैं। इफ़ द इत्तिलाफ इज़ वन ऑफ सच ऑर्गन 1/2 ऑफ द दियत। इफ़ द इत्तिलाफ इज़ ऑफ 2 ऑफ सच ऑर्गन 3/4 ऑफ दियत। इफ़ द इत्तिलाफ इज़ ऑफ 3 such organs and full diyat if the itilaf is of 4th organ. Eyelids are organs which are found in human body in a set of 4. हमारी eyelids जो हैं वो उनका जो पेयर है वो 4 का है। तो इसमें कह रहे हैं अगर आपने किसी की एक जो है 4 जो पेयर है 4 का, उसमें एक अगर आपने eyelids जो है वो उसकी डैमेज की है तो उसको आपको दियत का 1/4 पे करना पड़ेगा। दियत हमारी कितनी है? 30,630 ग्राम मिनिमम, ठीक है। उसका आप जो है वो 1/4 पे करेंगे। अगर आपने 2 जो है आईलिड्स की वो अगर आपने 2 जो है आईलिड्स को डैमेज किया तो आपने क्या करना है कि आपने जो है वो 1.5 करना है, मतलब जो है हाफ दियत पे करनी है। और अगर आपने 3 को किया है तो आपने जो है वो 3/4 देना है। और अगर आपने चारों को ही डैमेज किया है, आईलिड्स की बात हो रही है, ठीक है, तो आपने कंप्लीट दियत देनी है। यानी कि दियत को आप 4 से डिवाइड करेंगे और 1 आईलिड इज इक्वल टू 1 पार्ट ऑफ दियत, ठीक है। और इसके एग्जांपल है आपकी आईलिड्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे सेक्शन 337, वही है, उसका सब सेक्शन टी है। अर्श फॉर फिंगर्स, द अर्श फॉर कॉजिंग इतलाफ ऑफ अ फिंगर ऑफ अ हैंड और फुट शैल बी 1/10 ऑफ दियत। क्योंकि हमारे पास जो फिंगर्स हैं वो 10 हमारी आ जाती हैं हमारे हाथों में, 10 आ जाती हैं पैरों में, ठीक है। तो उसका जो दियत का होगा उसको दियत को हम 10 से डिवाइड करेंगे और देन 1 फिंगर जो है उसका दियत का उसको 1/10 जो है वो पे होगा अगर आपने उसको इत्तिलाफ़ किया, नुकसान पहुंचाया, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट वेयर द इत्तिलाफ इज़ ऑफ अ जॉइंट ऑफ थंब द अर्श शैल बी 1/10 ऑफ दियत, 1/20 ऑफ दियत। अगर किसी के होते हैं कि जॉइंट थंब होते हैं, अगर किसी के 2 अंगूठे हैं तो अगर आपने नुकसान उसको पहुंचाने की कोशिश की तो उसका फिर 1/20 मिलेगा आपको दियत का हिस्सा, ठीक है। अगर समझ में ना आए तो आप काइंडली कमेंट करके ये डिटेल में ज़रूर पूछिएगा, और अगर समझ में ना आए तो एक दफ़ा मज़ीद वीडियो को देखिएगा तो ये चीज़ें आपकी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी। अब हम आते हैं अर्श फॉर टीथ। टीथ जो है उसका अर्श किस तरह से पे होता है? द अर्श फॉर कॉजिंग इतलाफ ऑफ अ टूथ अदर देन अ मिल्क टूथ शैल बी 1/20 ऑफ द दियत। अब दियत के हम करेंगे 20 पार्ट्स और एक जो पार्ट होगा वो एक टूथ के बदले आपको मिलेगा, लेकिन शर्त ये कि वो आपका जो टूथ है वो मिल्क टूथ ना हो। द एम्पेयरमेंट ऑफ द पोर्शन ऑफ टूथ आउटसाइड द गम अमाउंट्स टू कॉजिंग इत्तिलाफ ऑफ द। अगर आपने जो है एम्पेयरमेंट ऑफ पोर्शन ऑफ टूथ, अगर आपने टूथ को जो एम्पेयर किया है, गम से निकाला है, तो इसको समझा जाएगा कि आपने उसका इत्तिलाफ़ किया है, ठीक है। इसका सबसेक्शन 2 है द अर्श फॉर कॉजिंग इतलाफ ऑफ 20 और मोर टीथ शैल बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ दियत। अगर आपने किसी के 20 टीथ को जो है नुकसान पहुंचाया तो उसकी जो अमाउंट आपने पे करनी होगी वो कंप्लीट दियत होगी। सबसेक्शन 3 वेयर द इतलाफ is of a milk tooth the accused shall be liable to daman and may also be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year। अगर आपने किसी का मिल्क टूथ, यानी कि मिल्क टूथ किसी को होते हैं 7-8 साल के बच्चे का होता है, अगर आपने किसी का वो डैमेज किया है, वो आपने नुकसान पहुंचाया है उसको, तो आपको दमन पे करना होगा। यहाँ पे अर्श नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे है दमन, और दमन इज़ द डिस्क्रिएशन ऑफ कोर्ट, ठीक है। वो आपको पे करना होगा और उसके साथ साथ आपको 1 ईयर की सज़ा भी हो सकती है। प्रोवाइडेड दैट वेयर इतलाफ ऑफ अ मिल्क टूथ impedes the growth of a new tooth the accused shall be liable to arsh in specified in subsection 1। और अगर जो है आपने ऐसे किसी दांत को तोड़ा है जो कि न्यू एक टूट गया था, उसके बदले में एक न्यू आने वाला था, तो जो है आपको सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग जो है वो अर्श पे करना होगा, ठीक है। इसके अलावा हम अभी पढ़ेंगे सेक्शन 337 वी अर्श फॉर हेयर्स हुएवर अपरूट्स ऑल द हेयर ऑफ हेड
ऑल द हेयर ऑफ हेड, कंप्लीट बाल, ठीक है। हेड, बियर्ड, mustaches, eyebrows, eyelashes or any other part of body shall be liable to arsh equal to diyat and may also be punished imprisonment either description for a term which may extend to 3 years as ta'zir. One eyebrow shall be liable to arsh equal to one half of diyat and one eyelash shall be liable to arsh equal to 1/4 of diyat. अच्छा, इसमें ये क्योंकि आईब्रो हमारे पास 2 हैं तो दियत को आप हाफ़ करेंगे, हाफ़ आपको हाफ़ जो है एक आईब्रो के अगेंस्ट में पे करना होगा। और क्योंकि आईलैशेस हमारे पास जो है वो 4 हैं तो इनका जो आप डिवाइड करेंगे दियत के साथ, वो दियत के आप 4 पार्ट करेंगे, 4 में डिवाइड करेंगे और देन आपको एक जो पार्ट है वो पे करना होगा अगेंस्ट 1 आईलैश। इसमें लिखा हुआ है कि जब आप किसी का कंप्लीट हेड के बाल, बियर्ड, मस्टैच, आईब्रो या आईलैशेस के बाल कंप्लीट जो है वो ख़त्म करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, तोड़ते हैं उनको, तो आपको कंप्लीट जो है वो वैल्यू ऑफ दियत पे करना होगा एज अर्श और आपको 3 ईयर्स की सज़ा भी होगी। इसके अलावा इसका सबसेक्शन 2 है वेयर द हेयर ऑफ एनी पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ द विक्टिम आर फोर्सिबली रिमूव्ड बाय एनी प्रोसेस नॉट कवर्ड इन सबसेक्शन 1 the accused shall be liable to daman and imprisonment for either description which may extend to 1 year। अगर आपने ज़बरदस्ती जो ऊपर हमें बताए गए हेयर्स उनके अलावा अगर आपने ज़बरदस्ती किसी भी विक्टिम के हेयर्स को फोर्सिबली रिमूव करने की कोशिश की तो आपको दमन की सज़ा होगी एंड उसके अलावा 1 ईयर ईदर डिस्क्रिप्शन, आपको एज अ ताज़ीर भी सज़ा होगी। अच्छा, इसमें एक हम पढ़ेंगे सेक्शन 337W मर्जर ऑफ अर्श। वेयर इन अक्यूज मोर देन 1 हर्ट ही शैल बी लाइबल टू अर्श स्पेसिफाइड फॉर ईच हर्ट। अगर किसी इंसान ने एक से ज़्यादा हर्ट किए हैं तो उसको हर एक हर्ट के बदले अलग अलग से जो है वो अर्श पे करना होगा। प्रोवाइडेड दैट वेयर हर्ट इज़ कॉज टू एन ऑर्गन। इसमें प्रोवाइडेड दैट ये प्रोविजन लिखा हुआ है कि अगर आपने किसी एक इंसान को हर्ट किया है किसी ऑर्गन को तो आपको उस ऑर्गन के बदले अर्श पे करना है, ना कि उस ऑर्गन के किसी पार्ट के बदले आपने अर्श पे करना है। और इसके अलावा इसका जो बी है वो ये लिखा हुआ है कि अगर बहुत सारे वुंड्स जो है वो मिलके, अच्छा इसका हम बी पढ़ते हैं, इसमें ये लिखा है कि बहुत सारे वुंड्स अगर मिलकर टुगेदर एक सिंगल वुंड बनाते हैं, सिंगल वुंड उससे जो है वो बनता है, तो उसके लिए भी जो एक्यूज़ है वो लायबल है अर्श के उस एक सिंगल वुंड के लिए। यानी कि अगर बहुत सारे छोटे छोटे आपके वुंड्स मिलकर और एक बड़े वुंड को जो है वो नाम देते हैं, एक बड़ा वुंड उससे निकल आता है, बड़ा बनता है, तो उस जो एक मतलब जो उसकी डेफिनेशन में आ रहा होगा उस एक ही वुंड की आपको जो है उसके अगेंस्ट में आपको अर्श पे करना होगा। ठीक है, इसके अलावा हम पढ़ेंगे इसका सबसेक्शन 2 वेयर आफ्टर कॉजिंग हर्ट टू अ पर्सन द ऑफेंडर कॉजेज डेथ ऑफ सच पर्सन बाय कमिटिंग कत्ल लाइबल टू दियत अर्श शैल मर्ज इनटू सच दियत। यहाँ पे इसका सबसेक्शन ये बता रहा है कि आफ्टर हर्टिंग टू अ पर्सन द ऑफेंडर कॉजेज डेथ ऑफ सच पर्सन, किसी को आपने इतना मारा कि उसकी जो है नतीजे में डेथ हो गई है। ठीक है, द कमिटिंग कत्ल लाइबल टू दियत, यानी कि कत्ल जो है वो दियत जब जो है उसकी दियत वैल्यू है अर्श शैल बी मर्ज इनटू सच दियत, तो जो अर्श है उसी को दियत में कन्वर्ट करके जो है उसको पे किया जाएगा। अच्छा, अब हम एक जो स्टडी करने वाले हैं सेक्शन 337X, ये हमारा बहुत से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेक्शन है क्योंकि इसमें हमें पेमेंट ऑफ अर्श का बताया गया है कि पेमेंट अर्श की किस तरह से होगी। ठीक है, तो पेमेंट जो अर्श की होती है, द अर्श में बी पेड may be made payable in lump sum or in installment spread over a period of 3 years from the date of the final judgment। इसका सबसेक्शन 1 ये कह रहा है कि आपको जो पे करना है अर्श को वो लम्प सम में पे करना है, यानी कि ऑन द स्पॉट आपने उसी डेट को पे करना है, या आप जो है 3 ईयर्स के अंदर अंदर वो अपना अमाउंट आफ्टर फाइनल जजमेंट जो है वो पे कर सकते हैं। नंबर 2, वेयर अ कन्विक्ट फेल्स टू पे अर्श और एनी पार्ट देयर ऑफ विद इन द पीरियड specified in subsection 1, the convict may be kept in jail and dealt with the same manner as if he sentenced to the simple imprisonment until arsh is paid in full, may be released on bail, it furnishes security and equal to amount of arsh to the satisfaction of the court। अगर आप फेल हो गए, अगर आपने लमसम पे कर लिया है या आपने जो है उसको इंस्टॉलमेंट में पे करना है और अगर आप फेल हो गए, पे नहीं कर सकते अमाउंट अर्श का, तो आपको जो है
जेल में डाला जाएगा, सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगी। और अगर आपको बेल पे रिहा किया गया तो आपको कोर्ट की सिक्योरिटी के लिए वो अमाउंट भी पे करना है, और उसके अलावा जो है आपको कोर्ट की जो है सेटिस्फेक्शन के लिए सिक्योरिटी भी वहाँ पे अदा करनी है। इसके अलावा इसका सबसेक्शन 3 जो है वो ये कहता है वेयर अ कन्विक्ट डाइज बिफोर द पेमेंट ऑफ अर्श एनी पार्ट देयर ऑफ, या तो वो अर्श की पेमेंट ही नहीं करा या उसका कोई हिस्सा अगर रिमेनिंग है, उसकी डेथ हो जाती है अक्यूज़ की, इट शेल बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज स्टेट, तो वो जो अर्श का अमाउंट है वो उसकी जो जायदाद है उससे वो लिया जाएगा। वैल्यू ऑफ दमन, अब ये वैल्यू ऑफ दमन है, एक हमने पढ़ी थी वैल्यू ऑफ दियत, वो था हमारा सेक्शन 323, और ये है वैल्यू ऑफ दमन, ये है सेक्शन 337 का वाई। द वैल्यू ऑफ दमन में बी डिटरमिन्ड बाय द कोर्ट कीपिंग इन व्यू, जो हमेशा दमन की वैल्यू होती है वो कोर्ट के डिस्क्रिएशन पे होता है, क्योंकि दमन जो हम पे करते हैं वो नेचुरली जो हमारा होता है वो ऑफ ऐसे हर्ट्स होते हैं, ऐसे काइंड के हर्ट होते हैं जिन जो लेस यानी कि इतने ज़्यादा सीरियस इन नेचर नहीं होते। द एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम, जो कोर्ट दमन डिटरमिन करती है वो किस तरह करती है। नंबर 1, एक्सपेंसेस जो हुए हैं ट्रीटमेंट के उस विक्टिम में उसको मद्देनज़र रखते हुए लॉस और डिसेबिलिटी कॉज्ड इन द फंक्शनिंग और पावर ऑफ एनी ऑर्गन, वो जो ऑर्गन है उसकी डिसेबिलिटी को मद्देनज़र रखते हुए कि उससे आप अगर हाथ थे तो क्या काम करते थे, या लेग्स हैं तो क्या काम करते थे, ड्राइवर थे क्या थे, उसको मद्देनज़र रखते हुए। एंड द कंपनसेशन फॉर द एंग्विश सफ़र्ड बाय द विक्टिम, और उस विक्टिम ने कितना सफ़र किया वो उसको कितना उसके अगेंस्ट में कंपनसेशन मिलना चाहिए, जो उसने तकलीफ़ बर्दाश्त की, जो उसको पेन हुआ उसके अगेंस्ट में। सबसेक्शन 2 ये कहता है इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ दमन इट शेल बी रिकवर्ड फ्रॉम द convict and until daman is paid in full to the extent of his liability the convict may be kept in jail and dealt with the same manner if he sentenced to simple imprisonment। अगर दमन की पेमेंट नहीं होती तो कन्विक्ट को जो है उसके अगेंस्ट में जब तक वो अपना दमन क्लियर पे नहीं कर देता उसको जेल होगी, सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगी, और अगर उसकी बेल पे रिलीज़ हो भी जाए, उसकी अगर बेल हो जाए वो रिलीज़ हो जाए तो वो रिलीज़ इसी सूरत में हो सकता है कि वो दमन का अमाउंट जो है वो भी पे करे, उसके अलावा जो है कोर्ट जो उससे सेटिस्फेक्शन मांग रही है, जो सिक्योरिटी फर्निश कहने के लिए बोल रही है, वो कंप्लीट करे, उसके बाद ही जो है उसको बेल मिल सकती है। और इसके अलावा जो अभी हम स्टडी करेंगे वो हमारा बिल्कुल लास्ट है, सेक्शन 337Z, डिसबर्समेंट ऑफ अर्श और दमन। इसकी डिसबर्समेंट किस तरह होगी। द अर्श और दमन शेल बी पेबल टू द विक्टिम और इफ़ द विक्टिम डाइज टू हिज हेयर्स अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पेक्टिव शेयर्स इन इनहेरिटेंस। सबसे पहली बात कि अर्श और दमन जो है वो विक्टिम को पे होगा, अगर विक्टिम नहीं रहता, उसका इंतकाल हो जाता है, तो उसके जो हेयर्स हैं उनको मिलेगा अकॉर्डिंग टू देयर इनहेरिटेंस, यानी कि उन जो लीगल हेयर्स हैं उनका विक्टिम में लीगल जो हिस्सा था वो कितना था, उसके अकॉर्डिंग ही विरासत में कितना हिस्सा था उसके अकॉर्डिंग उनको पे किया जाएगा, उनकी डिसबर्समेंट उसी के अकॉर्डिंग होगी अर्श और दमन की। अच्छा, इसके अलावा हम इसको सेक्शन 338 को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और होपफुली कि मैंने ये सेक्शन जो है आपको समझाने की जो कोशिश की है वो मेरी इंशाल्लाह कामयाब रहेगी, और आपको इंशाल्लाह इसमें से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपके इससे रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चंस हों तो आप काइंडली कमेंट करें, और अगर कुछ समझ में ना आए तो भी कमेंट करें, मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपके लिए जो है उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।